Hey guys, welcome to MNMMPT नाटी। दिस इज़ मोहित। आज की जो वीडियो है वो नाटी हिंदी के बारे में है। मैं थोड़ा सा नहीं, डिटेल में ही इंट्रोडक्शन दूंगा नाटी हिंदी का, कि नाटी हिंदी क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या उसके चैलेंजेस हो सकते हैं, सब कुछ नाटी हिंदी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब उससे पहले अगर आप नाटी हिंदी की कोचिंग लेना चाहते हैं, या गुजराती की कोचिंग लेना चाहते हैं, या पंजाबी की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर या फिर इंस्टाग्राम पे। या फिर अगर आप पीटी की कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो पीटी एकेडमिक हो या पीटी कोर हो, सिंपली फेसबुक पे जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे जाइए, M&MMPT नाटी सर्च करिए, आपको हम दिख जाएंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं इंस्टाग्राम फेसबुक की, उनका यूज़ कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अबाउट द कोचिंग। हम कैसे हेल्प करते हैं हमारे स्टूडेंट्स की उनका स्कोर्स लाने में, सो दैट हम आपकी भी हेल्प कर सकें। और अगर आप नाटी में प्रिडिक्शन फाइल के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो भी आप सेम फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ करके हमसे नाटी पंजाबी हिंदी गुजराती के प्रिडिक्शन फाइल के बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो एंड नाटी हिंदी के बारे में बात करते हैं। अब ज़्यादातर लोग जब नाटी करते हैं, उन्हें नाटी के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। तो अगर आपको नाटी के बारे में कुछ भी नहीं पता या थोड़ा बहुत पता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जैसे बहुत हैं बाहर जिनको नहीं पता नाटी के बारे में, एंड दैट इज़ फाइन। तभी हमारे जैसे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब नाटी हिंदी में क्या होता है, बेसिकली ये जो एग्ज़ाम है, इसमें दो डायलॉग्स आते हैं। ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप बेसिकली ये दिखा रहे हो कि आपका जो कमांड है अपने लैंग्वेज पे, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उस पे बहुत अच्छी कमांड है, और इंग्लिश पे भी आपकी बहुत अच्छी कमांड है। तो ये दोनों चीज़ें आप इस टेस्ट के माध्यम से बता पाओगे। ठीक है। अब जब दो डायलॉग्स होते हैं तो उनको कहा जाता है डायलॉग 1 और डायलॉग 2। ठीक है। अब डायलॉग का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। जब दो लोग बात करते हैं, मूवीज में हम नहीं बोलते ये डायलॉग था, वो डायलॉग था। तो डायलॉग क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो, दो लोग बात कर रहे हैं, जब वो आपस में बात कर रहे हैं, वो जो वार्तालाप है उसको हम डायलॉग बोलते हैं। क्योंकि डाय मीन्स दो, दो लोग बात कर रहे हैं। वरना मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, आप रिटर्न में मुझसे कोई कुछ बात नहीं कर रहा, तो मैं अभी, ये मेरा मोनोलॉग हो गया है ना, क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति है जो बोले जा रहा है बोले जा रहा है। लेकिन दो व्यक्ति जब बात करें तो वो डायलॉग होता है। ठीक है। अब जैसे लेट्स से हम दो नाम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मोहित और एक ले लेते हैं, लेट्स से मनमोहित का नाम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ले लेते हैं मनमोहित। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक इंग्लिश में बात करेंगे और एक हिंदी में बात करेंगे पूरे डायलॉग में। तो अगर मोहित इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो मोहित पूरे डायलॉग में इंग्लिश में ही बोल रहा है, और मनमोहित पूरे डायलॉग में हिंदी में ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या इससे समझना है, हमें यह समझना है कि जब हम किसी की इंग्लिश सुनेंगे, तब हम ऑब्वियसली नोट्स लेंगे, और अपने नोट्स के दम पर, अपनी वोकैबलरी की नॉलेज पर, उस इंग्लिश को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये हमारा काम है जो एग्जाम दे रहे हैं। उसी तरीके से जब मनमोहित हिंदी बोल रहे हैं, उसको सुनना है, उसकी नोट टेकिंग करनी है, और अपनी नोट टेकिंग के दम पर, और अपनी वोकैबलरी के नॉलेज पर, अपनी प्रेपरेशन के दम पर, अपने हार्डवर्क के दम पर हमें उस हिंदी की इंग्लिश करनी है। ये है बेसिकली आपका टास्क। तो ये जो डायलॉग होता है, ये बेसिकली कोई स्टोरी लाइन चल रही है। ठीक है। पूरे डायलॉग में कोई एक स्टोरी चल रही है। लेट्स से डायलॉग है कि भाई एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है, जहां पर एक लड़का है, उसकी मम्मी स्कूल गई है क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में उन्हें टीचर्स से मिलना है। तो ये हो गया एक सिचुएशन, आपको पहले ही वो बता देंगे कि ये सिचुएशन है इस डायलॉग की। अब लेट्स से टीचर है और मम्मी है, तो टीचर लेट्स से इंग्लिश में बात कर रही है, मम्मी हिंदी में बात कर रही है। तो जब भी आप टीचर को सुनोगे, इंग्लिश सुनोगे, और फिर आपको उसकी हिंदी करनी है। जब आप मदर को सुनोगे जो हिंदी बोल रही हैं, उसको आप हिंदी सुनोगे लेकिन इंग्लिश उसका आप बोलोगे। ये आपका काम है थ्रू आउट द डायलॉग। अब ये जो डायलॉग होता है ना, इस एक डायलॉग में 10 से 14 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है।
सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लेट्स से मोहित ने कुछ इंग्लिश में बोला, फॉर एग्जाम्पल मोहित ने कुछ इंग्लिश में बोला। मोहित ने बोला, हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे? ठीक है, माई नेम इज मोहित एंड आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई डॉटर। ओके, नाउ अब ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने कैसे लिखा है ये मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्यों ऐसे लिखा है। आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, क्यों छोटा छोटा लिखा है, क्यों शॉर्ट में लिखा है, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जो एक चीज हुई, जो एक व्यक्ति ने एक बार में बोला, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और ऐसे 10 से 14 सेगमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक डायलॉग के अंदर, डायलॉग वन में। फिर डायलॉग टू के अंदर फिर से 10 से 14 सेगमेंट्स आएंगे। अब आपने जब ये सेगमेंट सुना, जब वो सेगमेंट कंप्लीट होगा तो उस सेगमेंट के एंड पर एक बेल साउंड, बीप साउंड, कुछ भी बोल सकते हो। बेल साउंड बोलना ज़्यादा सेंसिबल रहेगा, क्योंकि वो बेल जैसा सुनाई देगा, जो शाइन बोलता है ना वैसा सुनाई देगा। अब वो बेल बज गई, बेल बजने का मतलब है उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने अपना काम जो करना था बोलने का वो बोल लिया। अब आपको क्या करना है? आंसर देना शुरू करना है। एंड इन लेस देन 5 सेकेंड्स, बेल साउंड बजने के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर आंसर इन लेस देन 5 सेकेंड्स। मतलब 3-4 सेकेंड में आपको बोलना शुरू करना होगा। अगर आप 5 सेकेंड से अधिक समय लेते हैं उत्तर शुरू करने के लिए, तो आपके नंबर कटेंगे। कितने कटेंगे एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता होता। नाटी ने ये नहीं बताया कि हम इतने पॉइंट, इतने मार्क्स काटेंगे अगर आपने 4 बार ऐसा किया तो, या 2 बार ऐसा किया तो। पर उन्होंने ये जरूर बताया है कि नंबर कटेंगे। तो ऑब्वियसली हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना है ताकि हमारे नंबर ना कटें। अब हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। मतलब इस एग्जाम को देने के लिए आपको किसी सेंटर में नहीं जाना है। हाँ, मुझे पता है कि जैसे कुछ लोग यूएई में हैं, दुबई वगैरह, अबू धाबी में है, वहाँ पर फिर भी आज भी एग्जाम सेंटर्स में होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं लेकिन सेंटर्स में भी होती हैं। तो वहाँ पर अभी भी है ऑप्शन कि आप सेंटर में जाकर पेपर दे सकते हो, जो कि कोविड से पहले था, ये सिस्टम था। जब मैंने फर्स्ट टाइम नाटी हिंदी दी थी तो वो ऑनलाइन नहीं थी, वो सेंटर में जाकर देनी थी। उसके बाद मैंने नाटी गुजराती भी दी थी, वो दी थी मैंने कोविड के बाद, क्योंकि पहले गुजराती थी नहीं, कोविड के बाद गुजराती आई है। तो तब मैंने नाटी गुजराती की एग्जाम ऑनलाइन दी थी। तो उस वजह से मेरे पास ऑनलाइन नाटी देने का और सेंटर में जाकर नाटी देने का दोनों का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली आपसे शेयर कर सकता हूं कि कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो आपकी ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन है, जो आप कहीं भी बैठकर दे सकते हो। मतलब आप अपने घर पे दे सकते हो, किसी भी कंट्री से दे सकते हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। बस आपको जब एग्जाम बुक करते हो तो सारी डिटेल्स करेक्ट भरनी है। ये नहीं कि आप गलत शलत डिटेल्स भर दो और फिर आपने ये लिखा है कि आप रहते इंडिया में हो लेकिन आप एग्जाम जो है मेलबर्न से दे रहे हो, ये नहीं करना है हमें। अगर आपने एग्जाम बुक कर ली है और फिर आप कहीं ट्रैवल करके चेंज कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो नाटी को बता देना अच्छा रहता है कि मैंने जब एग्ज़ाम बुक की थी तो मैंने यहाँ से बुक की थी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल इस रीज़न से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से एग्ज़ाम दूंगा। तो आप ये नाटी को कम्युनिकेट करके बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है और आप कहीं से भी दे सकते हो, एज इन आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो, अपने घर बैठे 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 ये एग्ज़ाम आपको देनी है। और प्रेफरेबली घर बैठ के ही देनी चाहिए, कहीं और जाकर जैसे पब्लिक लाइब्रेरी या पब्लिक वाईफाई में नहीं देनी चाहिए, वो अवॉइड करिएगा। घर से ही बैठकर पेपर दीजिएगा, ठीक है। अब अब हमें जो बात करनी है वो है मार्किंग की। अब क्या होता है, जो डायलॉग वन है वो 45 मार्क्स का होता है और डायलॉग टू वो भी 45 मार्क्स का होता है, जिसका मतलब है टोटल एग्जाम 90 मार्क्स की होती है। अब ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब है दोनों का टोटल। ओवरऑल आपको मिनिमम 63 चाहिए 90 में से पास होने के लिए। अगर आपके 62 भी आते हैं तो आप फेल हो और आपको फिर से एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यू नीड ओवरऑल 63। और एक चीज और ध्यान रखने वाली है और वो ये है कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने डायलॉग टू बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया गया आपका डायलॉग टू, एकदम इजी लगा आपको और आपने उसमें 40 मार्क्स ले लिए। लेकिन
डायलॉग वन में आप अच्छा नहीं कर पाए, जो कि बहुत बार होता है, क्योंकि पहले डायलॉग में स्टूडेंट बहुत नर्वस होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, तो वहां पर गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली अगर पहला डायलॉग डिफिकल्ट आ गया तो गलतियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स से आपको जो है फर्स्ट डायलॉग में केवल 22 मार्क्स आए, या लेट्स से 23 भी आए, 23 लेके चलते हैं, तो 40 और 23 का टोटल होता है 63, लेकिन आप पास नहीं हुए हैं, क्योंकि दोनों डायलॉग्स में आपको मिनिमम 29 मार्क्स लाने ही हैं ईच, मिनिमम। तो इसका मतलब नाटी ये बोल रहे हैं आपको, नाटी वाले ये बोल रहे हैं कि आपको दोनों डायलॉग्स में अच्छा करना होगा। एक में बहुत अच्छा कर लिया और एक में बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन टोटल उनका पासिंग मार्क्स दे रहा है आपको और आप पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों में मिनिमम 29 लेने ही है, और 29 अगर एक में है लेकिन दूसरे में काफ़ी अच्छे ले लिए और उनका टोटल 63 हो गया, तो आप बच गए, आपकी नैया पार हो गई कह सकते हो। पर 63 आपका टोटल बेयर मिनिमम होना चाहिए, और दोनों डायलॉग्स में आपको बेयर मिनिमम 29 मार्क्स ईच चाहिए ही चाहिए। ये हो गई आपकी मार्किंग, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो दूसरी चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या स्टाइल है, मेरी क्या पैटर्न है। मुझे नाटी हिंदी पढ़ाते बहुत सारे साल हो चुके हैं, ठीक है। करीब करीब मैं ये बोलूँगा कि 7 years हो गए हैं नाटी हिंदी पढ़ाते मुझे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं, और जब भी मैं उनकी हेल्प करता हूं थ्रू कोचिंग, वो क्यों 100% उनका पेपर क्लियर होता ही होता है, वो हम मेक श्योर करवाते हैं कि हिंदी में अगर मैं पढ़ा रहा तो मैं अभी हिंदी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब फर्स्ट चीज फर्स्ट, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एग्जाम करीब करीब $815 की है, ठीक है। प्राइसेस बढ़ते घटते रहते हैं, अब डिपेंड करेगा आप ये वीडियो कब देख रहे हो, तब शायद प्राइस थोड़े बढ़ गए हो, वैसे घटते तो कभी नहीं है, बढ़ते ही हैं। लेकिन अंदाजे लेकर चलिए लगभग $815 का पेपर है, ठीक है। अब ये कोई सस्ता पेपर तो है नहीं, पहली चीज ये समझनी है हमें कि इसमें कोई यहां पर रिस्क लेना, ये मेरे हिसाब से समझदारी का काम नहीं है। तो अब आप ये समझिए कि आप एग्जाम जो होती है, जो डेट्स अवेलेबल होती हैं, वो महीने में 1 या 2 दिन एग्जाम होती है, ठीक है। कभी कभी तो सिर्फ महीने में 1 ही दिन डेट अवेलेबल है, कभी कभी 2 भी दिन अवेलेबल हो जाती है, कभी 3 भी हो सकती है, पर एवरेज 1-2 दिन महीने में एग्जाम होती है। तो पीटी की तरह नहीं है कि हर हफ्ते 5-5 दिन पेपर है, वो नहीं होता यहाँ पे। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में पेपर बुक किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15 जनवरी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। अब 15 जनवरी को आपने पेपर बुक किया है, इसका जो रिजल्ट है वो आने में 1 से 1.5 महीना, 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। ये समझना जरूरी है। इसका मतलब आपका रिजल्ट आएगा मिड फेब में या फेब एंड में, ठीक है। लेट्स लेके चलिए कि भैया करीब करीब फेब के एंड में रिजल्ट आता है। अब क्योंकि आपने बड़ी समझदारी दिखाई और आपने सोचा कि ये तो मैं खुद ही करूंगा, और हिंदी तो है, कुछ भी नहीं होता, खुद ही करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। $815 आपको लगता है ऐसे ही पेपर में वो पास कर देंगे आपको, नहीं। और आपको लेट से पता चलता है कि फेब एंड में आप क्लियर नहीं कर पाए और आप फेल हो गए। अब आपको डेट मिलेगी मार्च में, ऑब्वियसली पैसे की बर्बादी तो हो गई, आप फ्रस्ट्रेट हुए वो अलग है ना, कि उम्मीद हो जाती है कि मेरे 5 पॉइंट आएंगे, मैं पीआर ले पाऊंगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट देता है नाटी आपको, राइट। और आपके पीआर की फाइल में वो आपको फाइल को ऊपर लाएगा, तो आपको यूज करना है वो 5 पॉइंट। अब बात गई मार्च, आपने मार्च में पेपर देना है, उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल एंड में, ठीक है। अब लेट्स से आपने क्लियर कर लिया, लोग 2-2 बार भी फेल होके आते हैं कि मैं 2 बार फेल हो चुका हूं, अब कोचिंग प्लीज दीजिए, लेकिन मैं तो चलो अभी इतना ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब आप ये देखिए आपने कितना समय अपना खराब किया इस वजह से। ये जो निर्णय आपने लिया कि मैं गाइडेंस नहीं लूंगा, प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लूंगा या लूंगी जो भी, उस वजह से पैसा तो बर्बाद होगा, समय जो कि बहुत कीमती है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को अपने रेकमेंड करता हूं कि आप 4 वीक्स की प्रॉपर ट्रेनिंग लो, और 4 वीक्स की ट्रेनिंग जो हमारे स्टूडेंट लेते हैं, फिर हम मेक श्योर करते हैं, हम उन्हें ये अश्योरेंस दे कि आपका 100% पेपर क्लियर होगा। लेकिन तभी होगा अगर आप मेरा कहा मानोगे।
मैंने जो आपको मटेरियल दिया है आप केवल वही करोगे। मैंने आपको जो स्टडी प्लान दिया है कि भाई आज इतना करना है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, वो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम हमारे स्टूडेंट्स को, मैं अभी फिलहाल नाटी हिंदी की बात कर रहा हूँ, मेरे हर स्टूडेंट को सातों दिन हफ्ते के मैं फीडबैक देता हूँ। ऑल 7 days अ वीक वन ऑन वन फीडबैक उन्हें मिलता है। हर स्टूडेंट मुझसे पर्सनली कनेक्टेड है। ये नहीं कि एक ग्रुप बना दिया, उसमें 50 लोग डाल दिए और अब बस अंदर बातें चल रही हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। ये सब मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ एवरी वंस टाइम। इसीलिए हर स्टूडेंट पर्सनली कनेक्टेड है मुझसे, और वो मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं चाहे जब मर्जी, वो मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो मुझे अपना होमवर्क डेली भेजते हैं, अपने नोट टेकिंग की पिक्चर्स भेजते हैं, वो कैब जो लिखी उसकी पिक्चर्स भेजते हैं, आंसर्स की पिक्चर्स भेजते हैं, ऑडियोज भेजते हैं, जिसे मैं खुद गो थ्रू करूँगा पर्सनली। ये नहीं कि कोई और यहाँ वीडियो में मैं बोल रहा हूँ और वहाँ कोई और ही पढ़ा रहा है या कोई और ही फीडबैक दे रहा है, ऐसा हम नहीं करते हैं। और फिर मैं ही उन्हें बोलूँगा कि भाई ये गलत है, ये सही है, ऐसे करो, ऐसे मत करो, ताकि आप इम्प्रूव करोगे। और क्योंकि ये फीडबैक हफ्ते के सातों दिन होता है, तब वो स्टूडेंट क्लियर करते हैं टेस्ट। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि भाई प्रॉपर एक्सपेंसिव एग्जाम है, डेट्स का इशू है, 4 वीक्स की ट्रेनिंग लो और फिर पेपर क्लियर करो। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे बात करनी है वो ये है कि कौन सी चीज़ों का हमें नाटी में ध्यान रखना है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि नाटी ईजी है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं तब हमें पता चलता है कि जितनी ईजी दिखती है उतनी है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नाटी करते हैं तब नाटी में आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको शुद्ध हिंदी बोलनी है, और इंग्लिश भी जब आप बोलते हैं तो इंग्लिश भी आपको परफेक्ट बोलनी है। इवन आपका जो ग्रामर होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे आप आंसर इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, आपका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आपकी हिंदी की, आपका जो व्याकरण है वो सही होना चाहिए। आपकी फ्लुएंसी ठीक होनी चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, जब मैं आंसर दे रहा हूं तो मैं रुक रुक कर, अटक अटक कर आंसर नहीं दे सकता, है ना। जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल एक सिंपल सेगमेंट लेते हैं, हेलो माय नेम इज मोहित एंड आई एम अ टीचर। ठीक है, नमस्ते मेरा नाम मोहित है और मैं एक शिक्षक हूं। अब मैंने ये हिंदी में बोला, आपने मेरा फ्लो सुना, ये फ्लो एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। अगर आप ऐसे बोलते हो, नमस्ते मेरा नाम मोहित है, मैं शिक्षक हूँ, अगर आप ऐसे बोलते हो तो आपकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, वहाँ भी नंबर कट जाएंगे। अगर आप ठीक से नहीं बोल रहे हो, साफ नहीं बोल रहे हो, क्लियर नहीं बोल रहे हो, वहाँ भी नंबर कट जाएंगे। और ये जो पूरा पेपर है ये ह्यूमन बीइंग चेक करता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग यानी एक टीचर का चेक करना आपका काम बहुत ज़रूरी है कि आपने जो किया वो सही किया, गलत किया, कैसे किया। आप किसी पोर्टल पे रिलाई नहीं कर सकते, पोर्टल को हिंदी नहीं आती होती, ठीक है। अगर पोर्टल आपको कुछ स्कोर दे रहा है और आप उसके भरोसे पेपर देने जा रहे हैं तो वो भी अगेन एक गलती है, क्योंकि पेपर जो है रियल एग्जाम वो कोई पोर्टल चेक नहीं करने वाला, वो एक ह्यूमन बीइंग चेक करेगा। इसीलिए एक ह्यूमन बीइंग का सुनना बहुत ज़रूरी है कि आपने सही शब्दों का प्रयोग किया या नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत लोग क्या करेंगे, जैसे आएगा कि थैंक यू फॉर योर हेल्प, तो बोलेंगे आपकी मदद के लिए शुक्रिया, है ना। अब शुक्रिया बोल के आप घर आ गए, मतलब आपने पेपर दे दिया और आप सोचेंगे मैंने तो बहुत शुद्ध हिंदी बोली, लेकिन आप ये भूल गए कि शुक्रिया हिंदी नहीं होती, शुक्रिया उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी के पेपर में उर्दू वर्ड बोल के आएंगे या कोई और भाषा बोल के आएंगे, बहुत सारे गुजराती स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हिंदी में पेपर ईजी है देना, इसीलिए वो हिंदी में देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो वो हिंदी बोलते वक्त उसमें गुजराती शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो वहां पर भी नंबर कटेंगे। इसीलिए हिंदी बोलते वक्त आपको शुद्ध हिंदी ही बोलनी है। अगर आपने किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया तो आपके नंबर, आपके अंक कट जाएंगे। ये हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अंडर एस्टिमेट मत करिएगा इस एग्जाम को, सीरियसली लेना है, प्रिपरेशन सीरियसली करनी है, स्टडी प्लान फॉलो करना है, जो नोट टेकिंग सिखाई जाएगी क्लास में उसे फॉलो करनी है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर नोट्स ली थी कुछ सेकंड, कुछ मिनटों पहले, इसको मैं बताता हूँ मैं क्या बोलता हूँ। ये होती है नोट टेकिंग जो मैं सिखाता हूँ क्लास में। ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने सिर्फ एक सेगमेंट करके दिखाया है और ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सेगमेंट है। बड़े मुश्किल सेगमेंट्स में नोट टेकिंग थोड़ी चेंज हो जाती है।
क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं। अब इसको मैं बोलता हूँ राइटिंग डाउन कीवर्ड्स, है ना। एक सेगमेंट आपने सुना, आप सब कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो, आप उनकी स्पीड कभी मैच कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको क्या करना है, जब वो कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले तो आपको उस कहानी को समझना है। एक उदाहरण देता हूं, ठीक है। लेट्स से आपने 1 घंटे की हिंदी मूवी देखी, और उस हिंदी मूवी को देखने के बाद मैंने 4-5 दिन बाद आपसे कहा कि मुझे जरा कहानी समझाइए। आप मुझे डिटेल में सारी कहानी समझा दोगे, हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, क्या मूवी थी, कहाँ शूटिंग हुई, क्या डायलॉग्स थे, स्टोरी क्या थी, मतलब सीरियल किलर के ऊपर था, थ्रिलर मूवी थी, सब बता दोगे आप, है ना। एक बार देखा है आपने मूवी को। अब लेट्स से मैं एक जापानीज मूवी प्ले करता हूं, कोई वो मोटिवेशनल जो होते हैं ना, मतलब मैसेज देते हैं, उसके ऊपर केवल 5 मिनट की मूवी प्ले करूंगा, और आप उसे देखते हैं विदाउट सबटाइटल्स, कोई सबटाइटल्स नहीं है, सिर्फ मूवी देख सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ नहीं सकते। एंड लेट्स अज्यूम आपको जापानीज नहीं आती है, ठीक है। अब मैंने आपसे 10 मिनट बाद अगर पूछा मुझे स्टोरी समझाइए, आप थोड़ा बहुत अंदाजा दे दोगे, आपने देखा उस पर से, पर क्या आप मुझे पूरी कहानी समझा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, समझना भी बहुत जरूरी है। हिंदी मूवी में आपने सिर्फ सुना नहीं है, आपने देखा है, आपने कहानी को समझा है। क्योंकि आपने कहानी समझी, आपके लिए कहानी समझाना आसान हो गया। जापानीज मूवी सिर्फ देखी, समझ नहीं पाए तो समझा नहीं पाए। ये चीज याद रखना कि जब एक सेगमेंट सुनते हो, उसको सुनने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है कि इसमें चल क्या रहा है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेगमेंट इज क्रूशियल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसके साथ साथ यू विल डू नोट टेकिंग पैरेलल, जो कि एक डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे फीडबैक लेने से आता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सुनते वक्त अपने कीवर्ड्स चुन लेंगे कि ये कीवर्ड्स, और उन सभी को शॉर्ट में लिखना होगा। जैसे हेलो, मैं कलर यूज करता हूं, उससे आपको ज्यादा आइडिया आएगा। हेलो देखो मैंने कैसे लिखा है ना। हाउ आर यू डूइंग टुडे, क्योंकि प्रश्न है तो मैंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, ठीक है। माई नेम मोहित, मेरा नाम मोहित है। एंड आई एम हियर टू हेल्प, जो भी है, ठीक है। लेकिन आपको जो मेक श्योर करना है वो ये है कि ये जो सेगमेंट प्ले हुआ, जो भी सेगमेंट प्ले हो रहा है, अभी तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, आपने उसके कीवर्ड्स लिखे हैं। होता क्या है, आप सब कुछ लिखने बैठोगे, हर वर्ड लिखने बैठोगे और पूरा पूरा लिखोगे। आई एम हियर, HERE, टू, TO, हेल्प, HELPUYOU, टुडे, TODAY, हर चीज लिखने बैठे। इसीलिए नोट टेकिंग कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। आई एम हियर टू टॉक अबाउट माई डॉटर। अबाउट देखो मैंने कैसे लिखा है, माई, माई तो चलो छोटा वर्ड है तो मैंने पूरा लिखा है। डॉटर देखो मैंने कैसे लिखा है, DTR, है ना, DAUGHTER, पूरा नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिखा। ये जो मेथड है ना नोट टेकिंग की, राइटिंग डाउन द कीवर्ड्स एंड इन शॉर्ट, ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स को नोट टेकिंग फिनिश करने में, ठीक है, जो कि 50% ऑफ द एग्जाम है। तो जब वो मुझे एवरी सिंगल डे अपनी नोट टेकिंग की पिक्चर्स भेजते हैं, मैं हर सेगमेंट चेक करता हूं और बताता हूं कि आपने नोट टेकिंग सही की है, या आपने ज्यादा लिखा है जितना लिखना चाहिए उससे, या आपने कम लिखा है, या आपने गलत तरीके से लिखा है। तब उस स्टूडेंट को पता चलता है कि इफ दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे बतानी है वो ये है, आप जब नाटी देते हैं तो अब इस एग्जाम की जो एक्सपायरी है वो 5 इयर्स है, ठीक है। तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं उसी टाइम दूंगा, व्हाट इफ इट एक्सपायर्स। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करिए कि कब आपको पेपर देना चाहिए और आप उसका रिजल्ट का यूज कब तक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे बतानी है वो ये है कि कौन से सूरत में हमारे अंक कटेंगे, ठीक है। तो जो 3 चीजें हैं वो मुझे ये बतानी है, वो है एडिशन, एडिशन मतलब एडिशन ऑफ कंटेंट, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन अगेन डिस्टॉर्शन क्या है मैं समझाऊंगा, एंड ओमिशन, ओमिशन ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये 3 जो सिनेरियोज है यहां पर नंबर कटेंगे, जैसा कि नाटी ने बताया है। अब इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ कंटेंट बहुत ही मतलब साधारण सा उदाहरण अगर मैं लूं तो ये है, लेट्स से उन्होंने बोला हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है।
और आपने ये उत्तर दिया कि मैं आज आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। अब ये जो वर्ड आज है ये एडिशन ऑफ कंटेंट है, क्योंकि उन्होंने हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे नहीं कहा, लेकिन आपने आज वर्ड यूज किया है, इसीलिए वो एडिशन ऑफ कंटेंट में गिना जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली ओमिशन, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से उन्होंने इंग्लिश में ये कहा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, और आपने उसका उत्तर दिया मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। आपने आज नहीं बोला, तो आपने एक वर्ड ऐसा था जो बोलना चाहिए था, आपने बोला नहीं, आपने ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया, उसके भी नंबर कटेंगे नाटी में, एग्जाम में। ठीक है, तो एडिशन ओमिशन अपने तरफ से वर्ड ऐड नहीं कर सकते, जो उन्होंने बोला है वो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आपने स्किप किया तो उसके भी नंबर कटेंगे। और डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बहुत जरूरी है समझना। डिस्टॉर्शन का मीनिंग होता है कि आप मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी है दो चीजों के बीच में अंतर समझना, और वो है ट्रांसलेटिंग वर्ड बाय वर्ड, जो कि एक पार्ट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। दूसरा है डिलीवरिंग द मीनिंग, जो कि सही तरीका है और हर स्टूडेंट को यही करना है। आपका काम है उन्होंने जो भी लैंग्वेज में जो भी सेगमेंट बोला उसका मीनिंग समझना और मीनिंग डिलीवर करना। फंसते हम कहाँ हैं, जब हम हर वर्ड उस ऑर्डर में बोलने जा रहे हैं और एक एक वर्ड का हम जो है ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तब आप बुरे फंसेंगे। उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है वो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने के चक्कर में आपने मीनिंग ही चेंज कर दिया। मीनिंग चेंज कर दिया मतलब डिस्टॉर्शन हो गया, मतलब नंबर कट गए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कोई कहे आई कुडंट अग्री मोर। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके आप अपने आप को पूछिए कि आपको इसका मतलब पता है, आई कुडंट अग्री मोर। अगर इंग्लिश में किसी ने सेगमेंट में कह दिया आई कुडंट अग्री मोर, अब इसकी हिंदी लोग क्या करेंगे, मैं नहीं सहमत ज्यादा, ऐसे हिंदी बोलेंगे। और इसका मतलब होता है कि आपने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर दिया, जो कि गलत है, और आपने मीनिंग तो चेंज किया यानी डिस्टॉर्शन कर दिया, वो भी गलत है। करना क्या था, आपको इसका मतलब समझना है। आई कुडेंट अग्री मोर, इसका मतलब होता है आई अग्री विथ यू, तो इसकी हिंदी क्या होगी, मैं आपसे सहमत हूं। सिंपल हिंदी हो गई। मैंने अपना टाइम और अपना दिमाग लगाया इसके मतलब को समझने में और मतलब को डिलीवर किया, इसीलिए मेरे नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने गए आप बुरे फंसोगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। ये चीज़ें थी जो मुझे आज की इस वीडियो में कवर करनी थी। नाटी की बेसिक्स हैं ये। मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ प्रोफेशनल गाइडेंस लेने की नाटी में। मैं आपको जैसे बताया, मैं 7 साल से ज़्यादा हो गया है नाटी पढ़ाते, और मैंने यही देखा है बहुत कम लोग हैं जो विदाउट गाइडेंस क्लियर कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए वो गलती मत करिएगा। मेक श्योर करिए कि आप थोड़ा वाइज डिसीजन लें कि ये एग्ज़ाम कितने की है, मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब पर्सपेक्टिव है, और फिर डिसीजन लेना चाहिए 5 मिनट सोच कर। ठीक है, विद दैट आई टेक योर लीव। मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ फॉर योर नाटी प्रिपरेशन, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।